स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान आज आपके लिए क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का जो कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई किताब है नूतन पब्लिकेशन या नगीन पब्लिकेशन का वीडियो लेकर के आया हूं। इस समय हमारा तीसरा चैप्टर आपके सामने चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। और हमने यहाँ पर मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से चलेगा। ये चैप्टर टोटल 30 क्वेश्चन कंटेन करता है। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज इस चैप्टर के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को यहीं पर फिनिश कर दिया जाए। तो लेट्स बिगिन, टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21, लेसन 3 का क्वेश्चन नंबर 21 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 और 2014 पे आ चुका है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एंटीमनी क्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि मेटल है, नंबर बी में नॉन मेटल है, या फिर उपधातु है, या फिर क्या है हमारा अक्रिय गैस है। तो भाई आप सभी लोगों को मालूम है कि एंटीमनी का फार्मूला होता है एसबी और एंटीमनी एक उपधातु है। कहने का मतलब यह है कि एंटीमनी में धातु और अधातु दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था कि एंटीमनी क्या है और हमने तत्काल उसका जवाब बता दिया है कि भाई एंटीमनी हमारी उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। यहां से मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन आपको और क्लियर कराने की कोशिश की है कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है तो आप लोग जवाब देंगे कि एंटीमनी का प्रतीक होता है एसबी। क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहां से बना दे, आपकी हर लेवल पे परीक्षा ली जाएगी एग्जामिनेशन के दौरान। तो आई होप कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समय न बर्बाद करते हुए सीधे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2014 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। Cu मतलब कापर नहीं होता, Zn जिंक नहीं होता, Ag सिल्वर नहीं होता, या Ni निकिल नहीं होता है। आपको ये बताना है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है और आप समझ भी गए होंगे कि जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातु की कैटेगरी पे आती है। इसका मतलब ये है कि ये 2 धातुओं या 2 से अधिक धातुओं या फिर एक धातु और एक अधातु से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जरा इसके बारे में सोचते हैं कि जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है उसका संगठन क्या है। जब हम जर्मन सिल्वर के संगठन को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 3 धातुएं कापर, जिंक और निकिल मिल करके जर्मन सिल्वर का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसमें 60% कॉपर होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 20% जिंक होता है और 20% निकिल होती है। और ये जो मिश्र धातु है ये जेवर, बर्तन और मूर्तियां बनाने के काम आती है। तो आपको 3 धातुएं मिली, कापर, जिंक और निकिल। अब हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अब हमने 4 विकल्पों को एक बार फिर से देखा। हमें विकल्प नजर आ रहे हैं कॉपर ए नंबर में, बी नंबर में जिंक, डी नंबर में निकिल और सी नंबर में एजे। और कॉम्बिनेशन में भी अभी हमने देखा था कि कॉपर, जिंक और निकिल होता है। तो यहां पर अतिरिक्त धातु कौन सी दी गई है, सिल्वर, जिसका कि प्रतीक होता है एजी। तो अभी हम समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है, सिल्वर एजी उपस्थित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जस्ता मतलब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है, फिर से देखेंगे। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सी क्रिया निष्कासित करती है। विकल्प ए में दिया गया है ओजोन, विकल्प बी में दिया गया है ऑक्सीजन, विकल्प सी में दिया गया है हाइड्रोजन और विकल्प डी में दिया गया है नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जब धातु की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर, हाइड्रोजन गैस। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निष्कासित करेगी, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगी। क्यों,
क्योंकि क्या बनेगा हमारा ZnCl2 और साथ में क्या मुक्त होगा, हमारा मुक्त होगा H2। इस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं अभिकारक के रूप में हमने जस्ता लिया हुआ है जिसका फार्मूला है Zn, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है जिसका फार्मूला है HCl, और Zn की HCl के साथ क्रिया कराई है तो HCl का धन आयन और ऋण आयन पृथक हो गया है, तो ऋण आयन Zn के साथ मिल गया है और यहां पर बन रहा है ZnCl2 जिसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का स्पष्टीकरण मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि Zn जिंक और इसके बाद Sn टिन और Pb लेड, मतलब जिसको सीसा बोलते हैं, इस धातु से कम क्रियाशील है। नीचे 4 विकल्प दिया गए हैं। एक पहला विकल्प है Hg पारा, बी नंबर में दिया है Cu कॉपर, तीसरे सी नंबर में दिया गया है Ag सिल्वर, और चौथे डी नंबर में दिया गया है Al एल्यूमिनियम। ठीक है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि Zn, Sn और Pb जिनके नाम अभी हमने आपको बताए, ये नीचे दी गई 4 धातुओं में से किस धातु से कम क्रियाशील है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छी तरीके से तैयार कर रखा है, आपके दिमाग में वो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं, हमारे धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। ठीक है, तो अब हमको केवल ये पता करना है कि जो नीचे 4 धातुएं दी गई हैं Hg, Cu, Ag और Al, इनमें से कौन सी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn, Sn और Pb से ऊपर स्थित है। स्क्रीन में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देख रहे हैं और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो Zn और Pb है, Zn और Pb है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम के नीचे रखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि Zn और Pb विद्युत रासायनिक श्रेणी में Al की अपेक्षा कम क्रियाशील है। यहां पर Sn के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो चीज दो पर लागू होगी वही तीसरे पर भी लागू होगी। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो Zn, Sn और Pb से अत्यधिक क्रियाशील है, क्योंकि उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रहता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प डी मतलब एल्युमिनियम पूरी तरीके से सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपने आयनिक यौगिकों का गुणधर्म अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं है। क नंबर में उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, बी नंबर में जल की अविलेयता, सी नंबर में कठोर और भंगुर, डी नंबर में गलित अवस्था में विद्युत के चालक। तो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे यौगिक जो जल में घोले जाने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और उच्च गलनांक और क्वथनांक इनका गुणधर्म होता है। कहने का मतलब यह है कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होता है। इसके अलावा आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर भी होते हैं, ये भी हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है। आयनिक यौगिक को जब जल में घोला जाता है तो आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक विकल्प अभी हमने छोड़ा हुआ है, जल में अविलेयता। लेकिन अभी डी नंबर में आप देख करके आ रहे हैं कि गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। यदि ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक होंगे तो डेफिनेटली ये जल में विलेय होंगे। और यहां पर कहा जा रहा है कि जल में अविलेय होते हैं या जल में इसकी अविलेयता होती है, तो ये गलत विकल्प है। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में आसानी से विलेय हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। जल में अविलेयता आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कासित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं या अयस्क कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं या लवण कहलाते हैं?
पहली बार में ही डेफिनेटली आपने आंसर को गेस कर लिया होगा। इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो खनिज हो सकता है या तो अयस्क हो सकता है। अब सही आंसर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए खनिज और अयस्क की परिभाषा का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर किसी भी चीज को स्क्रीन में लिख करके हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मुंह जवानी ही आप इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, खनिज जिनको कि हम मिनरल्स भी कहते हैं, खनिज की परिभाषा होती है कि पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। फिर से सुनेंगे, पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और अयस्क की परिभाषा क्या है, वह खनिज जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक कम खर्च में और अधिक मात्रा में पृथक किया जा सकता है, धातु का अयस्क कहलाता है। ठीक है, आपने खनिज और अयस्क की परिभाषा को पढ़ा, आपको दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के सिमिलर लगी होंगे, लेकिन दोनों परिभाषाओं में बहुत बड़ा अंतर है। अयस्क में आपको एक शर्त लगाई गई है कि वह खनिज जिससे कोई धातु कम खर्चे में आसानी से और वृहद मात्रा में या बड़ी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाती है। इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, जबकि प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है। केवल वही खनिज अयस्क कहलाएंगे जिनमें से कोई धातु सरलता पूर्वक कम खर्चे में वृहद मात्रा में निकल आएगी। तो प्रश्न की शर्त के अकॉर्डिंग हमें सही जवाब मिल चुका है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो विभिन्न तत्वों से कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित कर लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले कह रहा है कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। फिर कह रहे हैं मैग्नेटाइट मैग्नीज का एक अयस्क होता है। फिर बोल रहे हैं कि हेमेटाइट Mg का एक अयस्क होता है। और फिर ये बोल रहे हैं पायराइट फास्फेट का एक अयस्क होता है। आपको सही विकल्प बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, आइए अब हम एक एक अयस्क के फार्मूले पे गौर करेंगे और अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है। आप स्क्रीन पे दो सूत्र देख पा रहे होंगे। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट इसका फार्मूला होता है Fe3O4। तो आपको यहां से पता चल गया कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके अयस्क हैं, ये लोहे के अयस्क हैं। इस आधार पर विकल्प बी और विकल्प सी जो है वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। क्योंकि विकल्प बी कह रहा है कि मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है और विकल्प सी कह रहा है कि हेमेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अब हम विकल्प डी की बात कर रहे हैं। विकल्प डी में कॉपर पाइराइट के बारे में बोला गया है। ये CuFeS2 कॉपर शब्द तो नहीं लगाया गया है, नहीं तो आपको पहचान हो जाती। पाइराइट के बारे में बोला गया है तो इसका फार्मूला होता है CuFeS2। तो आपको पता चल गया कि भाई ये कॉपर का अयस्क है। इस आधार पर विकल्प डी भी गलत हो गया। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। विकल्प ए एक परफेक्ट विकल्प है। जरा उसका भी क्लियरिफिकेशन हम इसके फार्मूले के जरिए करके देखते हैं। अब हम विकल्प ए पर गौर करेंगे। विकल्प ए में कहा गया है कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। इसका मतलब यह है कि बॉक्साइड अयस्क से हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 27 का जो विकल्प ए है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। कोरंडम है, रूबी है, काओलिन है या बॉक्साइड है। अभी पिछले सवाल में ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, वो बॉक्साइड एल्युमिनियम से रिलेटेड था। जरा एक बार फिर से उस आंसर के बारे में अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन में आपको 3 अयस्कों के बारे में बताया गया है जहां से हमें एल्युमिनियम आती है। एक है बॉक्साइड, एक है कोरंडम और एक है क्रायोलाइट। ठीक है, तो देख रहे हैं कि विकल्प में हमारे पास क्या दिया गया है। विकल्प में हमें दिया गया है बॉक्साइड और बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। ठीक है, हमको पता चल गया कि मुख्यतः एल्युमिनियम इन 3 अयस्कों से ही प्राप्त की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प डी पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि नियान क्या है।
क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है? तो आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 9 से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते चले आ रहे हैं कि नियान हमारा एक अक्रिय गैस है। 6 अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो नियान अक्रिय गैस है, चूंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसकी कक्षाएं पूर्णतया संतृप्त होती हैं। और नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से प्रश्न का क्लियरिफिकेशन समझ में आया होगा। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लवन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है? ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है, क्लोराइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है या कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है, आपने मेटलर्जी पढ़ रखी है कि फ्लेन उत्प्लवन विधि जो होती है ये सल्फाइड अयस्कों से धातुओं के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है। इसका क्या कारण होता है कि ये फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है? इसके लिए आप सभी लोग फ्लेन प्लवन विधि को डायरेक्टली पढ़िएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर तेल और जल मिलाकर के प्रयोग किया जाता है, जिनके कारण अशुद्धियां आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन कंप्लीट कराया है, मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये जो सीरीज चलाई हुई है, ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें। हमारा एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला अफजाई करता है। जल्द ही नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दोस्त इमरान खान आपसे विदा लेता है। आपके अपने YouTube चैनल से ये वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। थैंक यू।